Hello, my dear kids. How are you all? I hope you all are doing good. So, my dear kids, here I welcome you all in your SST class. In this class, we will discuss a new chapter of your SST book, and this chapter is chapter number 3, and the name of the chapter is Motions of Earth, Rotation and Revolution. So, बेटा हम इस क्लास में सबसे पहले देखें हमारी अर्थ किस तरीके से मूव करती है। अर्थ किस तरीके से मूव करती है, रोटेशन क्या होता है। सबसे पहले अर्थ का रोटेशन क्या होता है, अर्थ के रोटेशन की वजह से क्या चेंजेस आते हैं, डे एंड नाइट में चेंज आता है क्या, वी विल सी दिन और रात कैसे हो रहे हैं चेंज, किसकी वजह से हो रहे हैं। देन वी विल सी रिवोल्यूशन क्या होता है, रिवोल्यूशन की वजह से कैसे सीजन चेंज आते हैं। तो रेवोल्यूशन की वजह से कैसे सीजन में चेंज आते हैं। ठीक है, तो हम रोटेशन एंड रिवोल्यूशन को अच्छे से पढ़ेंगे और देखेंगे ये दोनों की वजह से क्या क्या चेंजेस आते हैं हमारी अर्थ में। ओके, दिन और रात चेंज हो रही है, सीजन चेंज हो रहे हैं, ये सारी चीज। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 3. ओके, like the other planets, the earth also have two types of motion known as rotation and revolution. So ये दो टाइप की मोशन अर्थ प्रोड्यूस करती है। द अर्थ कंप्लीट्स वन revolutions around the sun in 365 days and 6 hours. अर्थ को एक चक्कर लगाने में ऑलमोस्ट 365 डेज लगते हैं। ओके, द अर्थ स्पिन्स और रोटेट like a top on its axis. It in this case the axis of earth is an imaginary line. देखिए, एक्सिस पे घूमना मींस अपने ही पोजीशन पे ऐसे 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 घूम रही है, और ऑर्बिट पे घूमना मींस सन के ऐसे चारों तरफ घूम रही है। ओके, in this case the axis of earth is an imaginary line with the perpendicular to the plane of a earth orbit. This axis forms the angle of 23 degree and half. ये एक एक्सिस है जो we can say 23 and half डिग्री की लाइन होती है, एक इमेजिनरी लाइन होती है। क्लियर हो गया। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं रोटेशन होता क्या है, रोटेशन किसको कहते हैं। ठीक है, द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स इमेजिनरी एक्सिस इज नोन एज रोटेशन। रोटेशन क्या है, अपनी एक्सिस पे ही जब वो घूम रही है, इट्स नोन एज रोटेशन। द डायरेक्शन ऑफ इट्स मूवमेंट इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अर्थ कौन सी डायरेक्शन में घूमती है बेटा, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। That is why the sunset seems to be rise in east and sunset in west. इसकी वजह से हमें दिखता है कि सनराइज होता है ईस्ट से एंड सनसेट होता है वेस्ट से, just because of rotation of earth. Next, see effects of rotation. रोटेशन की वजह से क्या क्या चेंजेस आते हैं, लेट्स सी। सबसे पहले देखिए, अगर हम बात करें हमारी ये अर्थ है, ठीक है, ये अपने एक्सिस पे ऐसे से घूम रही है। ठीक है, अब ये बात कर दें, समझ लीजिए ये हमारा सन है। ठीक है, तो ये सन के चारों तरफ ऐसे ऐसे अपने एक्सेस पे घूम रही है, ये रोटेशन कर रही है। तो जो कंट्रीज यहाँ पे है, यहाँ पे दिन हो रही होगी, इसके पीछे की कंट्रीज में रात हो रही होगी, क्योंकि यहाँ पे सन की लाइट सिर्फ इन्हीं कंट्रीज पे पड़ रही है। पीछे वाली कंट्रीज पे रात होगी क्योंकि वहां सन की लाइट ही नहीं पड़ रही। तो रोटेशन की वजह से दिन और रात चेंज होते हैं अर्थ पे, समझे। इसलिए तो देखते हो कुछ कुछ कंट्रीज में दिन हो रहे होते हैं, कुछ कुछ कंट्रीज में रात हो रही होती है, जस्ट बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। क्लियर हो गया। चलिए, डे एंड नाइट कैन कॉज ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ। दिन और रात रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से होता है। एज वी नो द पार्ट ऑफ as we know the earth is a planet without any light of its own. It's obtain the light from the sun, a huge ball of hot gases or a star. As we know earth की अपनी कोई लाइट नहीं है, वो कैसे रिफ्लेक्ट कर रही है, सन की लाइट की वजह से। ओके, so the sun can face only half of the earth at one time. Of course sun भी अर्थ को पूरा का पूरा सनलाइट से नहीं कवर कर सकता, क्योंकि सन अर्थ को एक उस अर्थ का हाफ पार्ट ही सिर्फ सन से कवर होता है, बाकी हाफ पार्ट में अंधेरा ही रहेगा। इसलिए कुछ कंट्रीज में सुबह हो जाती है या दोपहर होती है, कहीं कहीं पे रात होती है। ओके, सो बाय रोटेशन अर्थ कॉन्टिन्यूअसली शो अ न्यू फेस टुवर्ड्स द सन। Hence while it is a day on a part of the earth, it is night on the other part. इसलिए आधे पार्ट पे दिन होता है, आधे पार्ट पे रात होती है अर्थ की, ड्यू टू दिस रोटेशन। ओके, as the area is zone of darkness approaches the nearest to the zone of illumination, there is a diffuse light. This is the period is known as dark. जब क्या होता है, लाइट डिफ्यूज हो जाती है, तब क्या होता है, या तो वो सुबह का
टाइम होगा या वो इवनिंग का टाइम होगा, ठीक है। सुबह मीन्स जो भोर का टाइम होता है ना, वो वाला। After certain time the sun is seen overheaded. This period is known as noon. और फिर जब सर एकदम ऊपर, सिर के ऊपर आ जाता है, वो नून टाइम होता है। और मिड डे बोलते हैं नाउ द लाइट बीन फेडिंग। जब वो रात में शाम तक आते थे, सनलाइट फेड होने लगती है, ठीक है, तब वो शाम का टाइम आ जाता है। तो इस तरीके से देखिए दिन और रात में चेंज होते हैं ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ। ओके, नाउ माय डियर किड्स वी विल सी अबाउट रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन कुछ नहीं है, रेवोल्यूशन क्या, जैसे वही चीज, ये सन है, ये अर्थ है, सन के चारों तरफ ऐसे अर्थ चक्कर लगाएगी, चारों तरफ ऐसे ऐसे से घूमेगी सन के अर्थ। दिस इज नोन एज रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन, ओके। रेवोल्यूशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। सन के चारों तरफ घूमना को ही कहते हैं रेवोल्यूशन। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन 365 days and 6 hours. तो अर्थ को कितना टाइम लगता है एक रेवोल्यूशन करने में? 365 days. The duration of 365 days makes 1 year. तो एक साल लगता है, सोचो, एक राउंड कंप्लीट करने में अर्थ को सन के। The additional 6 hours are adjusted into one complete day after every 4 years. This extra day is added to the earth in the month of February. ये जो 6 घंटे हैं, देखिए मैंने क्या कहा, सबसे पहले देखिए, एक चक्कर लगाने में अर्थ को कितना लगता है? 365 डेज लगते हैं। कितने? 365 डेज। तो 366 डेज पता कब होते हैं? वो होता है जब फरवरी में 29 डेज हो, मतलब लीप ईयर हो। और आपको पता है फरवरी में लीप ईयर हर 4 साल बाद आता है। कितने साल बाद? 4 साल बाद, ठीक है। So thus February has 29 days and that is why 365 days लगते हैं तब अर्थ को एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में, अगर वो साल लीप ईयर का है। लीप ईयर तो पता चल जाता है, अगर वो साल 4 से डिवाइड हो जाता है तो वो लीप ईयर है, जैसे कि 2024, 2028, ठीक है। चलिए, फॉर एग्जाम्पल द ईयर 2020 was a leap year and the next 2024 is a leap year. तो सबको समझ में आ गया कि 366 डेज कब होंगे? जब लीप ईयर होगा। और 365 डेज कब होंगे? जब नॉर्मल ऑर्डिनरी डे होगा, ठीक है। चलिए, अब देखते हैं द फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट। देखिए डे एंड नाइट का कैसे फॉर्मेशन हुआ, ये तो आपको क्लियर हो गया है ना। चलिए, while the earth revolves around the sun, the earth axis is inclined to one side because of the constant inclination in one direction. The northern hemisphere gets sunlight for a longer time in a day, so the day are longer and the nights are shorter. Means क्या कह रहा है? जब दिन का टाइम, जब समर्स में एकदम डायरेक्ट सन पे लाइट पड़ती है, तो यहाँ क्या होता है? दिन बड़े हो जाते हैं, रातें छोटी हो जाती है। एट द सेम टाइम नदर्न हेमिस्फीयर की बात हो रही है। नदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है? जब सन की रेस पड़ती है तब वहां पे समर्स हो जाते हैं, और समर्स में दिन बड़े होते हैं, रातें छोटी होती है। और वही सदर्न हेमिस्फीयर में इसका उल्टा होता है, जो नदर्न हेमिस्फीयर में हुआ। सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि सन अभी यहाँ से बहुत दूर है। देखिए, नदर्न हेमिस्फीयर में एकदम सनलाइट पड़ रही है यहाँ ऊपर के हिस्से में, एंड सदर्न में एकदम सनलाइट नहीं पड़ रही है, इसलिए यहाँ पे विंटर्स होते हैं। और विंटर्स में इधर क्या होता है? दिन होते हैं छोटे, रातें बड़ी। नदर्न हेमिस्फीयर का बिल्कुल उल्टा है सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। So southern hemisphere, which is always away from the sun, receive less sunlight and the days are shorter and the nights are longer here. और southern hemisphere में winters आ जाते हैं अब, और winters के टाइम में दिन छोटे, रातें बड़ी। In the other half of the year, the southern hemisphere is inclined towards the sun. Hence, there are longer days and shorter days, night and northern. मतलब ये उल्टा चलता है। जब नदर्न हेमिस्फीयर में समर है तो सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर होंगे, जब सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर है तो नदर्न हेमिस्फीयर में समर होंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज समझ में आई। उसके बाद है वर्टिकल एंड स्लांटिंग रेज कौन कौन सी होती है? वर्टिकल एंड स्लांटिंग रेज। वर्टिकल रेज मींस जो एकदम सन की रेज एकदम अर्थ पे पड़े, स्ट्रेट पड़े, एकदम सीधी, और वो पावरफुल होती है, वो स्ट्रेट रेज होगी। स्लांटिंग मींस जो तिरछे में पड़े, ठीक है। चलिए, नाउ वी विल सी कौन कौन सी। देखो अब यहाँ पे दिखाएगा शायद, अच्छा चलो नीचे है, बट यहाँ पे देखते हैं हम रेज कौन कौन सी है जो स्ट्रेट है, वर्टिकल रेज है, वो कौन कौन सी है। Actually, the sun shines vertically overhead between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. Tropic of Cancer हमने Tropic of Capricorn पढ़ा था, 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ से लेके 23 डिग्री एंड हाफ साउथ तक का जो एरिया होता है, वो होता है। वहां पे ना सनरेज एकदम डायरेक्ट आती है, स्ट्रेट आती है, तो इसलिए वहां पे गर्मी बहुत होती है। इसलिए वो ट्रॉपिकल एरिया ना बहुत गर्म होता है, वहां टेम्परेचर गर्म होता है। क्यों? क्योंकि वहां सनलाइट एकदम स्ट्रेट आती है। और वो एरिया पता लगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का एरिया है।
The vertical rays of the sun are concentrated over a small area in the tropics and cause more heating than the tropics. The amount of heat received at the pole is minimum in a split of long duration of day. It is because the spherical shape of the earth as well as the inclination of its axis cause the inclination of sun rays. देखिए इसलिए की वजह से देखो आप यहाँ देख रहे हो ना, यहाँ एकदम डायरेक्ट सनलाइट आ रही है, देख रहे हो। तो और नीचे के एरिया में ना स्लांटिंग हो जाती है। अब स्लांटिंग होगी तो यहाँ पे इतनी नहीं होगी जितना आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में टेम्परेचर वार्म होगा, ठीक है। चलिए आप देखते हैं, अब ये टेम्परेचर हमने देखा किस तरीके से वार्म हो रहा है, ड्यू टू एकदम स्ट्रेट सनलाइट वहां पे पड़ रही है, इसकी वजह से यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, ठीक है। चलिए, to receive amount of heat directly depend on the inclination of the sun rays। ठीक है, सन अगर मैंने बताया ना एकदम स्ट्रेट अपनी लाइट दे रहा है तो वहां पे टेम्परेचर ज्यादा होगा, अगर स्लांटिंग में अगर सन रेज जा रही है तो वहां टेम्परेचर ठीक ठाक होगा या इतनी गर्मी नहीं होगी, ठीक है। So when the sun shines vertically overhead, its rays get concentrated over a small area giving more heat। मैंने बताया ना जब स्ट्रेट पड़ेगी लाइन तो वहां पे क्या है कि लाइट एकदम स्ट्रेट पड़ रही है तो यहाँ पे कंसंट्रेशन लाइट का बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। यहाँ पे कंसंट्रेशन लाइट का ज्यादा होगा, ठीक है। इन विंटर्स सन रेज कम्स थ्रू द एटमॉस्फेयर लेस डायरेक्टली। और विंटर्स में क्या होता है, सन रेज ना स्लांटिंग में पड़ती है, हमारे स्लांटिंग में पड़ती है इसलिए उतना इफेक्ट नहीं होता, इसलिए वहां पे इतना टेम्परेचर गर्म नहीं होता, ठंडा ही रहता है, ठीक है। चलिए आप देखते हैं बेटा रेवोल्यूशन की वजह से क्या क्या इफेक्ट आता है। रेवोल्यूशन हमने पढ़ा जब अर्थ सन के चारों तरफ ऐसे घूमे, उसकी वजह से बेटा सीजन चेंज होते हैं, समर सीजन आता है, विंटर सीजन आता है, स्प्रिंग सीजन आता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व होता है इसकी वजह से। चलिए, season can caused by the revolution of earth। there are four distinct cycles of season। कौन कौन से सीजन होते हैं, सबसे पहले बेटा समर सीजन होता है। the part of earth that is tilted towards the sun is longer days and higher temperature। कि समर सीजन की एक कैरेक्टरिस्टिक है, वहां पे डेज बड़ी होती है, रातें छोटी होती है एंड टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। नेक्स्ट है विंटर सीजन। the part of the earth that is tilted farthest from the sun receive very little warmth। इन दिस सीजन द डेज आर शॉर्ट। अब विंटर सीजन में दिन छोटे हो जाते हैं, अब यहाँ पे सनरेज डायरेक्टली नहीं आती, स्लांटिंग में आती है, इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर कम है। मैंने बताया ना स्ट्रेट आएगी तो टेम्परेचर ज्यादा, स्लांटिंग में आएगी तो टेम्परेचर उतना ज्यादा नहीं होगा। फिर स्प्रिंग सीजन है। द अर्थ बिगिंस टू टिल्ट बैक टुवर्ड्स द सन ब्रिंगिंग इट द वार्म वेदर। स्प्रिंग सीजन में क्या होता है, पतझड़ वाला, जब वीकेंड से समर आने से पहले का टाइम स्प्रिंग सीजन होता है, ठीक है। और जब ऑटम सीजन क्या होता है, विंटर्स आने से पहले का टाइम, ठीक है। सो व्हेन ऑटम मींस द अर्थ बिगेन टू टिल्ट अवे फ्रॉम द सन। यहाँ पे सन से दूर चले जाने शुरू हो जा रही है अर्थ, इसकी वजह से यहाँ पे अब ऑटम एंड विंटर सीजन आएगा। और जब सन के तरफ आने लग जाती अर्थ तब समर सीजन और स्प्रिंग सीजन आना शुरू होता है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं ऑन 21 जून the rays of sun fall vertically on the tropic of cancer। this is because the north pole is tilted towards the sun, ठीक है। northern hemisphere was longest day and the shortest night। देखिए northern hemisphere में क्या होता है, 21 जून को मैंने बताया ना 21 जून को गर्मी होती है हमारे northern hemisphere में, और इंडिया northern hemisphere में ही आता है ना। तो यहाँ डायरेक्टली एकदम सन की रेस हमारे इंडिया पे पड़ रही होती है, इसलिए 21 जून सबसे बड़ा दिन होता है उस दिन, और सबसे छोटी रात होती है उस दिन। हम बोलते हैं ये रहा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका ये इंपॉर्टेंट चीज है, देखो ये क्या बताना चाह रहे हैं। ये है समर सोलिस्टर 21 जून को। विंटर सोलिस्टर होता है जिस टाइम पे रातें होती है बड़ी और दिन छोटे होते हैं, ये होता है 22 दिसंबर को। और दो बार इक्विनॉक्स आता है, इस दिन और रात इक्वल होते हैं, एक आता है 23 ऑफ सितंबर को एंड दूसरा आता है 21 ऑफ मार्च को। ये इक्विनॉक्स होता है, इस टाइम पे दिन और रात इक्वल होते हैं। तो इक्विनॉक्स पता लग गया, जब दिन और रात इक्वल होंगे, और वो 2 दिन होते हैं 21 ऑफ मार्च एंड 23 ऑफ सितंबर। एंड समर सोलिस्टर होता है जब समर्स होते हैं जिसमें दिन वीकेंड से बड़े होते हैं, रातें छोटी होती है, वो है 21 जून को। एंड विंटर सोलिस्टर होते हैं 21 ऑफ दिसंबर को या 22 ऑफ दिसंबर हम कह लेते हैं, जिसमें रातें बड़ी और दिन छोटे, ठीक है। चलिए अब यही चीज यहाँ पूरी की पूरी डिस्क्राइब की हुई है, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। The condition is always summer solstice in the same way
22nd दिसंबर इज कॉल्ड विंटर सोलिस्टर। 22nd दिसंबर को हम कहते हैं अब विंटर्स आ जाती है, यहाँ पे क्या आ जाता है, विंटर सीजन। और 21 जून को होता है समर सीजन। While the sun shines vertically overhead, the rays of the sun get concentrated over a very small region, giving more heat. इसकी वजह से क्या होता है, जब सन रेज बिल्कुल वर्टिकली आती है, मतलब स्लांटिंग में आती है, तो यहाँ पे क्या होता है, इतना इफेक्ट नहीं पड़ता सन का, इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर उस टाइम पे इतना ज्यादा नहीं रहता है विंटर्स में। ठीक है, slanting rays are spread over a wide region, so in winter sun rays comes through the atmosphere less directly। इसलिए विंटर्स में क्या है, सन रेज एकदम डायरेक्टली नहीं आती हमारी सन पे, स्लांटिंग में आती है, इसकी वजह से टेम्परेचर कम हो जाता है। ठीक है, the southern hemisphere starts turning towards the sun gradually after September 23 and reaches its maximum on December 22। In the situation, the southern poles area has 24 hours of a daylight and northern poles area experience 24 hours of night। देखिए इसमें क्या कहना चाह रहा है, इस वाले एरिया में यही है कि किस तरीके से 21st ऑफ मार्च एंड 22nd ऑफ सितंबर को इक्विनॉक्स होता है, जिसमें दिन और रात इक्वल हो जाती है। क्या हो जाती है, दिन और रात इक्वल हो जाती है। ठीक है, so twice in a year, 21st of March and 22nd of September, the sun appears in the sky at a position midway between the solar positions. Then the sun appears directly overhead at the equator noon. This point is known as equinox। और इक्विनॉक्स में यही भी लिखा है कि इस टाइम पे क्या हो जाता है, आपका दिन एंड रात इक्वल हो जाती है। और ये दो दिन आपको इंपॉर्टेंट याद रखने हैं, एक होता है स्प्रिंग इक्विनॉक्स, एक होता है ऑटम इक्विनॉक्स। ऑटम इक्विनॉक्स होता है 23 ऑफ सितंबर को एंड स्प्रिंग इक्विनॉक्स होता है आपका 21st ऑफ मार्च को। ठीक है, तो इस तरीके से आपके सीजन में चेंज आते हैं, फेस्टिवल्स भी चेंज होते हैं ड्यू टू सीजन, और सीजन चेंज हो रहा है ड्यू टू द रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ एंड रोटेशन की वजह से अर्थ की डे एंड नाइट चेंज हो रही है। सो ये है हमारे कुछ मूवमेंट्स ऑफ अर्थ। अर्थ किस तरीके से मूव करती है, अर्थ रोटेशन होने से क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, रेवोल्यूशन के होने से क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। क्लियर, all these things are clear to you? So my dear kids, here is the chapter ends. I am hoping so this chapter is clear to you. Yes, so that's all my dear kids for this class. Thank you so much for watching this video. Have a great day. Bye bye.